है हमारे पास क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स सेक्शन का रेशो से लिंक्ड है। कह रहा है इफ द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 8:3, दो नंबर्स की रेशो है 8:3 एंड देयर डिफरेंस इज 85, और उनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इज 25, 85 में इसको बोल दिया है, देयर डिफरेंस इज 25। तो दो नंबर्स की रेशो है 8:3, तो लेट्स से दोज नंबर्स आर एक्स एंड वाई। एक्स रेशो वाई जो है दैट इज 8:3, उनका डिफरेंस एक्स माइनस वाई जो है वो है 25, एक्स माइनस वाई 25 है, और उनकी रेशो जो है वो 8:3 है। व्हाट आर द नंबर्स? वेरी सिंपल, टू वेरिएबल्स हैं, दो ही इक्वेशंस आ गई मेरे पास, सॉल्व कर लूंगा सब्स्टिट्यूशन से। एक्स रेशो वाई, रेशो का मतलब क्या होता है? डिवाइड, सो एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 8/3 आ जाएगा। एक्स के लिए हम करेंगे तो ये आएगा 8/3 ऑफ वाई, 8 ऑफ 3, 8/3 इंटू वाई आ गया मेरे पास। एक्स की जगह पे यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 8/3 वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 25। एलसीएम लेंगे, एक ही नंबर है डिनोमिनेटर में, तो वही एलसीएम आ जाएगा 3। दिस विल बी 8y, 3 इंटू वाई विल बी माइनस 3y इज इक्वल टू 25। यह आ जाएगा 5y/3 इज इक्वल टू 25। 5y/3 इज इक्वल टू 25। 5 को 5 के साथ कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, वाई की वैल्यू आ जाएगी 15। तो वाई की वैल्यू 15 आ गई, और मैंने फाइंड आउट करने थे दोनों नंबर, तो वाई की वैल्यू 15 आ गई। इस इक्वेशन में मैं पुट कर लूंगा, ठीक है, इस इक्वेशन में मैं पुट कर लूंगा एक्स माइनस वाई। तो एक्स फाइंड आउट करना है, माइनस यहाँ पे इक्वेशन में है, वाई की वैल्यू क्या आई है? +15 आई है, तो वाई की वैल्यू आई है +15। वाई की जगह पे +15 प्लग इन किया इज इक्वल टू 25। -15 को राइट साइड पे ले जाएंगे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 40। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 40 आ गई। तो एक्स की वैल्यू 40 आ गई, वाई की वैल्यू जो है वो 15 आ गई। ठीक है, चेक भी कर लो तो यही रेशो बन रही होगी, 40/15 कर लो रेशो में, कैंसिल करोगे तो 8:3 ही आएगा। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, इंट्यूशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर करना है। इंट्यूशन से मुराद यह है कि इसमें सॉल्विंग इन्वॉल्व नहीं है बल्कि लॉजिक इन्वॉल्व होती है, एंड ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में होता है इंक्लूडेड, और आएगा भी इंशाल्लाह। तो कह रहा है कि इफ n बुक्स कॉस्ट r रुपीज, अगर n बुक्स की तादाद जो है, n बुक नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? n, उनकी जो कॉस्ट है वो r रुपीज है। n बुक्स आती हैं r रुपीज की, m बुक्स कितने की आएंगी? m बुक्स कितने की आएंगी? n बुक्स की कॉस्ट r रुपीज है। पहले मैं एक बुक की कॉस्ट निकाल लूंगा, एक बुक की कॉस्ट क्या आएगी? r/n। देखिए, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आते वेरिएबल्स में, आपको कंफ्यूजन होती है, तो आप वैल्यू सपोज कर लें। मैं कहता हूं कि 50 रुपीज की 3 बुक्स आई हैं, एक बुक कितने की आएगी? 50/3। मैंने यही काम यहाँ पे किया है। आर कॉस्ट है, आर कॉस्ट है, आर कॉस्ट है कितनी बुक्स की? n बुक्स की, तो r/n आ जाएगा। m बुक्स कितने की आएंगी? तो ये एक बुक की कॉस्ट होगी, इनटू m कर लेंगे, इनटू m कर लेंगे, m r/n आ गया, m r/n आ गया, n था ये, m r/n। m r/n ऑप्शन डी बनता है मेरे पास, ऑप्शन डी बनता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि 50 रुपीज की 3 बुक्स हैं, एक बुक की कॉस्ट 50/3, 5 बुक्स की कॉस्ट निकालनी है तो कैसे करेंगे? 1 बुक की कॉस्ट इनटू 5 कर लेंगे। तो बिल्कुल यही काम किया कि एक बुक की कॉस्ट क्या आई? r/n, हमने m बुक्स की कॉस्ट बतानी है, m इंटू r/n कर लिया, इजी बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद बॉट अ टीवी फॉर ₹4,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹5,000, फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंटेज। एक बात आपने याद रखना कि आपके क्वांट मैथ्स के सेक्शन के अंदर, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के सेक्शन के अंदर, क्योंकि आप में से डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, और क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स तो सबका कॉमन है, सबका ही आता है पेपर में, और सेम आता है सबका पेपर में। तो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन आता है कि आपने परसेंटेज इंक्रीज निकालना है या परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, या आपने प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, या आपने परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, या आपने परसेंटेज लॉस निकालना है। एक ही काम इन सब में करना है आप। इनको याद रखने की एक ट्रिक याद रखें, इनमें जो फॉर्मूला लगेगा उसकी ट्रिक आपने याद रखें।
इन सब में एक ही फॉर्मूला है, चाहे परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो, डिक्रीज प्रॉफिट, या परसेंटेज लॉस निकालना। मैं इस क्वेश्चन पे वापस आता हूँ जहाँ पे हमसे परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का कह रहा है। पर डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि जी कितना चेंज आया है परसेंटेज में, कितना डिक्रीज आया है परसेंटेज में, प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है, अगर लॉस हुआ तो लॉस की परसेंटेज क्या है। तो द इजिएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज कि परसेंटेज चेंज जहाँ पे भी निकालनी है, वो इंक्रीज है, डिक्रीज है, प्रॉफिट है या लॉस है, तो ऊपर आपने डिफरेंस रखना है, ऊपर आपने हमेशा डिफरेंस लेना है, न्यूमरेटर में डिफरेंस लेना है, डिवाइड कर देना है आपने उसको ओरिजिनल वैल्यू से और इंटू 100 कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे यही काम करूंगा। अहमद ने बॉट किया टीवी 5000 रुपीज का, बॉट किया था टीवी उसने 4000 रुपीज का, सेल किया उसने 5000 रुपीज का, तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस है, ये उसकी सेल प्राइस है, हमने प्रॉफिट निकालना है। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, ऊपर आप डिफरेंस ले लो, तो 5000 में से 4000 को माइनस करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा 1000। नीचे आप ओरिजिनल प्राइस या ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनली कितने का पड़ा था, उसको कॉस्ट किया उसने 4000, ओरिजिनल वैल्यू तो ये बनती है, नीचे आ जाएगा 4000, इंटू आप 100 कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 1000, नीचे आ गया हमारे पास 4000, इंटू किया 100, जीरो जीरोज के साथ कैंसिल, 4 वन जा, तो यह आ जाएगा 25%। तो इसको 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो जब भी परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है, परसेंटेज डिक्रीज निकालनी है, प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, ऊपर डिफरेंस ले लो, नीचे ओरिजिनल वैल्यू को ले लो, आप मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, उनको फ्रैक्शन बनाओ, ऊपर किस क्या लेना है डिफरेंस, नीचे क्या लेना है आपने उसका ओरिजिनल प्राइस या ओरिजिनल वैल्यू या कॉस्ट प्राइस जो भी चीज है, इंटू 100, आपके पास आंसर आ जाएगा। एवरेज वेट ऑफ 3 बॉयज इज 53 पाउंड, 3 बॉयज का एवरेज वेट है 53 पाउंड, 3 लड़कों का एवरेज वेट है 53 पाउंड। नॉट वन ऑफ दीज बॉयज वेज लेस देन 51 पाउंड, किसी भी एक लड़के का जो वजन है या जो वेट है वो 51 पाउंड से कम नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ पाउंड ऑफ वन बॉय, ऑफ एनी वन बॉय। तो सवाल को दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 3 लड़कों का जो एवरेज वेट है वो 53 पाउंड बनता है, और किसी भी एक बच्चे का, किसी भी एक लड़के का जो वेट है 51 पाउंड से कम नहीं है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वेट क्या होगा किसी भी एक लड़के का। अब स्टेटमेंट ट्रिकी बनाई है यहाँ पे एग्जामिनर ने। एवरेज का फॉर्मूला आना चाहिए। एवरेज कैसे होता है, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय एन, कितनी टर्म्स हैं सबको जमा करो, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उन पर डिवाइड करो। यहाँ पे 3 लड़के हैं, 3 लड़कों का वेट है, तीनों का वेट ऊपर ऐड होगा, नीचे 3 पर डिवाइड होगा, तो एवरेज आ जाएगी। एवरेज वेट 3 बॉयज का है, कितना गिवन है 53 पाउंड, मैं फॉर्मूला में वैल्यू डालता हूँ, तो एवरेज कितने गिवन है 53, लड़के कितने हैं एन कितने हैं 3। अब सम की जगह पे क्या करूंगा, कह रहा है किसी भी लड़के का वेट 51 से कम नहीं है, मैक्सिमम वेट एक लड़के का क्या हो सकता है। देखो मैक्सिमम वेट 3 लड़कों में से एक का तब आएगा जब बाकी दो का वेट मिनिमम है, बाकी दो का वेट मिनिमम है, बाकी दो का वेट क्या है मिनिमम है। मैं ये कहता हूं कि हमारे पास जो है वो 200 रुपीज से ज़्यादा पैसे नहीं हो सकते। हम 3 लोग हैं और हमारे पास, इस एग्जाम्पल को समझाता हूँ मैं, हम 3 लोग हैं और जिनको ये समझ नहीं आ रहा उनके लिए बता दूं, हम 3 लोग हैं और हमारे पास टोटल जो अमाउंट है वो $200 से ऊपर नहीं हो सकती। अब 2 लड़कों के पास कम पैसे हैं, हम 3 लोगों में से 2 लोगों के पास कम से कम पैसे जो है वो $50 हैं। तो इनका मतलब है कि उनके पास $50 का बिल है, उनके पास $50 का नोट है, तो तीसरे आदमी के पास कितने डॉलर का नोट होगा, $100 का नोट होगा। कॉमन सेंस की बात है ना, उनके पास कम से कम पैसे थे 50 रुपीज, $50 सॉरी, तो तीसरे के पास 100 आ जाएंगे, या 100 रुपीज या डॉलर जो भी आपका हो। तो यहाँ पे भी यही काम है कि कम से कम वेट कितना हो सकता है 51, एक लड़के का भी 51, दूसरे लड़के का भी 51, तीसरे लड़के का वेट एक्स, तीसरे लड़के का वेट क्या हो जाएगा एक्स, जो कि मैक्सिमम वेट निकालना है। सॉल्व कर लेंगे, 3 इंटू 53 करेंगे। अब पेपर में कैलकुलेटर लाओ नहीं है तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 50 होता है 150, फिर 3 जा होता है 9, ये हो जाएगा 159, 51 और 51 102 प्लस एक्स, 102 लेफ्ट साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, 159 में से 102 माइनस हो जाएगा, ये एक्स था।
तो पीछे आ जाएगा 57। तो जो मैक्सिमम वेट हो सकता है एक लड़के का वो 57 पाउंड हो सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर बनता है। तो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला पता हो तो एग्जामिनर पेपर में आपके एग्जाम में जो भी ट्रिक करेंगे एवरेज के साथ वो आपको पता होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखने वाला था कि दो लड़कों का वेट कम से कम है तो तीसरे लड़के का वेट मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा थर्ड का। साइमा इज 8 years ओल्डर देन फातिमा। अब एजेस के क्वेश्चन तो होते हैं आपके एग्जाम में और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट को साथ साथ कन्वर्ट कर दो। इनको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है कि स्टेटमेंट को साथ साथ कन्वर्ट करो। स्टेटमेंट क्या है? साइमा इज 8 years ओल्डर देन फातिमा। साइमा जो है वो फातिमा से 8 साल बड़ी है तो फातिमा की एज में 8 ऐड होगा। पहली इक्वेशन ये बन गई। सेकेंड इक्वेशन साथ ही कन्वर्ट करेंगे फिर सॉल्व कर लेंगे। साइमा इज 3 times ओल्डर देन फातिमा। इफ साइमा इज, अगर साइमा की एज फातिमा की एज से 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो एस इज इक्वल टू 3f हो गया। एज ऑफ फातिमा पूछी गई है, फातिमा की एज पूछ रहे हैं हमसे। दो इक्वेशंस बन गई। तो साइमा क्या है? 3 टाइम्स ऑफ एफ है। साइमा की एज क्या है? 3 टाइम्स ऑफ एफ है। यहाँ पे पुट कर देते हैं, 3 ऑफ एफ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एस की जगह पे मैं पुट करूंगा 3f। एफ अपनी जगह पे है, 8 अपनी जगह पे है इस इक्वेशन में। एफ लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। 2f इज इक्वल टू 8, एफ इज इक्वल टू 4। तो फातिमा जो है उसकी एज सिर्फ 4 साल है। अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 52। अगेन जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए ना, या वर्ड प्रॉब्लम को कहते हैं इंग्लिश टू मैथ्स। वर्ड प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? इंग्लिश टू मैथ्स कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश टू मैथ्स का मतलब क्या है? वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या? साथ साथ कन्वर्ट करना है। जो ट्रिक मैंने पिछले पार्ट में भी बताई है कि ट्रिक असल में यहाँ पे क्या होती है, साथ साथ कन्वर्ट करें। कभी भी आप वर्ड प्रॉब्लम में आप क्वेश्चन में स्टक नहीं होते। अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 52। एक नंबर को कह रहा है 52 में से सब्ट्रैक्ट किया, मैं नंबर को एक्स सपोज कर लेता हूँ। अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 52, 52 में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट किया एक्स। एंड द रिजल्ट, जो रिजल्ट आया है उसको अगर आप डिवाइड करते हो 6 से, 52 में से x को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 52 में से x को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 52 माइनस एक्स। रिजल्ट को डिवाइड करेंगे 6 से, रिजल्ट को डिवाइड करेंगे 6 से, रिजल्ट ये आया था ना 52 माइनस एक्स आया था रिजल्ट। 6 से डिवाइड किया, आंसर क्या है? द आंसर इज ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर। आंसर डबल है, ट्वाइस है ओरिजिनल नंबर का। ओरिजिनल नंबर था एक्स, उसका डबल। ये जो जवाब भाई डिफरेंस लेके सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था? 52 माइनस एक्स आया था, ये ऊपर वाला। इसको जब कह रहा है 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा डबल ऑफ द, ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स। तो आंसर आएगा 2x के इक्वल। बताओ ओरिजिनल नंबर क्या था? इक्वेशन बन गई। एक ही वेरिएबल है x, तो एक ही इक्वेशन चाहिए, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे, 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12x। ये हो जाएगा 52 माइनस एक्स। माइनस एक्स राइट साइड पे चला जाएगा, ये आएगा 13x। 13 और ये कैंसिल, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। एक्स जो है वो 4 है। अगर आप चाहो तो पुट करके चेक भी कर सकते हो कि मेरा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप यहाँ पे एक्स पुट करो, जो इक्वेशन बनाई थी चेक करो क्या लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ रहे हैं। अगर पेपर में इतना टाइम आपको मिलता है तो, वैसे तो पेपर में टाइम बड़ा मैटर करता है। अब समटाइम्स क्वांटिटेटिव मैथ्स में ट्रायंगल की फिगर बनी होती है। ऑल्दो पेरीमीटर सर्कमफ्रेंसेस के ऊपर तो मैं आगे जाके लेक्चर में बात करूंगा, इस पार्ट में मैं बात करूंगा क्वांटिटेटिव के इस पार्ट में। लेकिन ये जो इस तरह के ट्रायंगल सॉल्व करने आ जाते हैं, काम का देख के स्टूडेंट को घबरा जाते हैं। इसके लिए एक तो आपने करना क्या है कि जो मेरा एंगल्स वाला लेक्चर है उसको फुली रिवाइज कर लेना है। एंगल वाले लेक्चर को आपने फुली रिवाइज कर लेना है ताकि एंगल्स के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं। और जो क्वेश्चन पेपर में आता है जो डिफिकल्टी लेवल का, वो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि एंगल सी की वैल्यू जो है वो बतानी है। पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन है कि एंगल सी की यहाँ पे वैल्यू बतानी है। अब एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब इस ट्राइंगल में 3 एंगल हैं, कौन कौन से? ए, दूसरा कौन सा है? बी, और थर्ड कौन सा है? सी। सी तो हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अगर आप एंगल ए के साथ देखें तो इस बात का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल है।
कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये नोटेशन लिखी हुई है ना एक ट्राइंगल के अंदर, ये यूं बना हुआ है, तो उसका मतलब है यहाँ पे एंगल 90 डिग्रीज का है। तो ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 हमेशा। किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, ट्राइंगल के एंगल का सम 180 ही होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल बी जो है वो 40 है, एंगल ए जो है वो 90 है। प्लस करेंगे, एंगल सी निकालना है। तो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एंगल ए को, मैं एंगल बी को, एंगल बी को, एंगल बी को, एंगल बी को और एंगल सी को ऐड किया है, इक्वेट किया है 180 डिग्रीज के, 180 डिग्रीज के बराबर कर दिया है। एंगल सी निकाल लूंगा। तो 90 और 40 ऐड करेंगे 130 हो जाएगा, 130 राइट साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 130 माइनस करके, जो कि बचेगी 50 डिग्रीज। 50 डिग्रीज आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बॉर्ड मैश रूल का क्वेश्चन लाजमी आपके साथ इंक्लूडेड होता है, आपके पेपर में इंक्लूड होता है। बॉर्ड मैश जो है, ब्रैकेट्स को खोलना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो बॉर्ड मैश क्या कहता है, बॉर्ड मैश का ओवरव्यू कर लेते हैं। बॉर्ड मैश कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑर्डर को सॉल्व करो, ऑर्डर कहते हैं पावर को, फिर वो कहता है कि डिवीजन का साइन है तो उसको सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करो, फिर एडिशन को सॉल्व करो, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करो। ठीक है, 3 × 4 माइनस 8 + 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 × 4 माइनस 10 करेंगे -6 आ जाएगा, -18 आ गया। तो सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन। थोड़ी सी और चीजें ऐड कर सकता था, 7 को डिवाइड मल्टीप्लाई, तो देख के करना है आपने। पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर अगर पावर है तो वो सॉल्व करनी है। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। कह रहा है ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ऐसे ट्राइंगल को क्या कहते हैं, ऐसे ट्राइंगल को स्केलीन ट्राइंगल कहते हैं। तो ये बात याद रखनी है ट्राइंगल्स की, आपको सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी ट्राइंगल से रिलेटेड। पहली बात ये है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल 3 साइड्स एंड ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। राइट एंगल ट्राइंगल उस एंगल को कहते हैं इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, जिस तरह का ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल था। ये एंगल यहाँ पे कितना था, 90 डिग्री का था। इसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और फोर्थ ऑप्शन है स्केलीन। स्केलीन ट्राइंगल ऐसा होता है कि जिसमें नो साइड्स एंड नो एंगल्स आर इक्वल, ना तो कोई साइड इक्वल होती है ना ही कोई एंगल इक्वल होता है। ऐसे ट्राइंगल को स्केलीन ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, ऐसे ट्राइंगल को स्केलीन ट्राइंगल कहते हैं, ना तो कोई साइड इक्वल है ना कोई एंगल इक्वल है। इस तरीके का ट्राइंगल है कोई, भाई हर साइड की लेंथ भी डिफरेंट है तो हर एंगल भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिथमेटिक का क्वेश्चन होता है और इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है वर्ड प्रॉब्लम से पहले, फिर सॉल्व करना होता है। यूजुअली ये बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमेशा स्टक करते हैं, स्टक होते हैं स्टेटमेंट को समझने में। तो स्टेटमेंट को गौर से समझना है। स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि अ टाइपिस्ट कैन टाइप 60 वर्ड्स पर मिनट। एक टाइपिस्ट है जो कि टाइप कर सकते हैं 60 वर्ड्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो कितने वर्ड्स टाइप करते हैं, 60। हाउ मेनी टाइपिस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू टाइप अ बुक ऑफ 43,200 वर्ड्स इन 6 आवर्स। कितने टाइपिस्ट हमें चाहिए होंगे, हमने बताना है कि हमें कितने टाइपिस्ट चाहिए होंगे अगर हम एक बुक को टाइप करना चाहते हैं जिस बुक के अंदर 43,200 वर्ड्स हैं और 6 घंटे के अंदर ही हमने टाइप करनी है। कितने घंटे में हमने टाइप करनी है, 6 घंटे में हमने टाइप करनी है। तो टोटल वर्ड्स यहां पर कितने हैं, 43,200 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कि 6 घंटे में एक टाइपिस्ट कितनी टाइपिंग कर सकता है। तो 6 आवर्स हैं, 6 आवर्स हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स हैं और एक टाइपिस्ट 1 मिनट में 60 वर्ड्स टाइप करता है। क्योंकि मेरे पास जो टाइपिस्ट की टाइपिंग स्पीड थी ना, वो वर्ड्स पर मिनट में गिवन थी, वर्ड्स पर मिनट में गिवन थी, वर्ड्स पर मिनट में गिवन थी। ठीक है जी, वो वर्ड्स पर मिनट में गिवन थी। फिर बता रहा हूँ कि 60 वर्ड्स 1 मिनट में। टोटल वर्ड्स आ गए ऊपर
नीचे डिवाइड करेंगे किससे, 6 घंटे हैं हमारे पास, 6 आवर्स हैं, क्योंकि टोटल टाइम उसने खुद कहा है 6 आवर्स है। एक आवर में 60 मिनट्स है, मैंने मिनट्स में कन्वर्ट किया है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि एक आवर में 60 मिनट्स हैं और टाइपिंग स्पीड मिनट्स में गिवन है, और ये उसकी स्पीड आ गई कि 60 वर्ड्स वो टाइप करता है 1 मिनट में। अब चेक करेंगे आंसर, आंसर के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जीरो जीरो के साथ कैंसिल, ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल। अब नीचे ऊपर आ गया मेरे पास 432, नीचे रह गया 6 × 6, 6 × 6 रह गया, कैंसिल करते जाएंगे। 6 × 1 = 6, 6 × 7 = 42, 1 बचा, 1 और 2 12, 1 और 2 12, 6 × 2 = 12, ये तो खत्म हो गया, 1 हो गया। अब इस वाले 6 के साथ 6 × 1 = 6, 1 और 2 12, ठीक है, 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। तो हमें 2 टाइपिस्ट चाहिए, कितने टाइपिस्ट चाहिए, 2 टाइपिस्ट चाहिए, अगर हम 43,200 वर्ड्स की बुक को टाइप करवाना चाहते हैं, एंड एग्जैक्टली टाइम भी हम 6 आवर्स ले रहे हैं, और मिनट्स हमारे पास एक आवर में 60 है, और टाइपिंग स्पीड 60 की है। तो सिंपल था ये। 4 स्वीपर्स क्लीन अ स्कूल इन 60 डेज, 4 लोग जो हैं वो 60 डेज में एक काम कर रहे हैं, स्कूल को क्लीन कर रहे हैं। हाउ मेनी स्वीपर्स विल बी रिक्वायर्ड टू क्लीन द सेम स्कूल इन 20 डेज। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पेपर में लाजमी होगा, स्टेटमेंट चेंज होगी। कितने लोग इतने दिनों में एक दीवार बनाते हैं, इतने दिनों में एक लोग इतना काम करते हैं, तो बताओ कि इतने टाइम के लिए कितने लोग चाहिए होंगे, या इतने लोग कितने कितने टाइम में ये काम करेंगे, इतने लोग कितने टाइम में ये काम करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी पहले भी बताया हुआ, बहुत इजी है। स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, जो भी गिवन डेटा है, जो भी मेरे पास गिवन डेटा है उसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, गिवन डेटा को मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ये बात मैं 12 मरतबा बता चुका हूं अपने लेक्चर्स में कि गिवन डेटा को मल्टीप्लाई करवाऊंगा। आज डाटा से आपने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। आज डेटा से डिवाइड कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। जहां कहीं पे भी सवाल आए, 10 लोग 20 दिनों में एक दीवार बनाते हैं, तो बताओ 50 लोग कितने दिनों में दीवार बनाएंगे। तो गिवन डेटा को मल्टीप्लाई कराओ, पूछे गए डेटा से डिवाइड करवाओ, पूछे हुए वैल्यू का आंसर आ जाएगा। कैसे, इस बात का मतलब क्या है, अब 4 स्वीपर 60 डेज में काम कर रहे हैं, ये तो गिवन डेटा है, तो 4 × 60, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। पूछ रहा क्या है, कितने स्वीपर्स रिक्वायर है 20 डेज में क्लीन करने के लिए। आज डेटा ये है 20 दिनों के लिए कितने लोग चाहिए, तो आज डेटा की वैल्यू ये गिवन है, 20 से डिवाइड कर लो, जीरो जीरो के साथ कैंसिल, 2 1 = 2, 2 × 6, 2 × 12, तो 12 स्वीपर्स चाहिए, 12 लोग चाहिए, अगर हम 20 डेज में स्कूल की स्वीपिंग करना चाहते हैं। A student needs 1 3/8 rupees for his lunch. How many students can take lunch from 13 3/4 rupees? तो एक बच्चे की जो लंच की कॉस्ट है, एक बच्चे की जो लंच की कॉस्ट है वो है 1 3/8 रुपीज। 1 3/8 मिक्स फ्रैक्शन में, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो करेक्ट करने के लिए मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते हैं, 8 1 सा 8 और ये 3 ऐड होता है, यह आ जाएगा 8 + 3 / 8, 11/8 रुपीज बनते हैं। अब सवाल यह है कि एक बच्चे के लंच की कॉस्ट है 1 3/8 रुपीज, कितने स्टूडेंट्स हमें कितने स्टूडेंट्स 13 3/4 रुपीज में बाय कर सकते हैं लंच को। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर कितनी है, 13 3/4। ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, करेक्ट करते हैं। 4 13 ज़ा 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52, 52 में 3 ऐड किया, टोटल अमाउंट बनती है 55/4। तो टोटल इतनी अमाउंट है, ये टोटल है, एक बच्चे के लंच की कॉस्ट ये है। तो टोटल अमाउंट कितनी है 55/4, उसको डिवाइड कर देंगे, एक बच्चे की लंच की कॉस्ट है, तो कितने बच्चे लंच बाय कर सकते हैं वो आ जाएगा। अब इसको मैंने कन्वर्ट कर लूंगा, 55/4 हो इंटू 8/11 हो जाएगा। मैथ्स का एक रूल है, A/B के नीचे C/D डिवाइड हो रहा हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है A/B इंटू D/C में, इंटू D/C में। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8,
11 ones are 11 fives are 5 twos are 10. So 10 students can buy lunch using 13 3 by 4 rupees. Next question. The ratio of milk to water is 4:1. The ratio of milk to water is 4:1. रेशो मिल्क टू वाटर की कितनी है 4:1 है एंड देयर इज 8 लीटर्स ऑफ मिल्क फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट। तो एक जगह पे किसी ने एक मिक्सचर बनाया हुआ है जिसमें मिल्क रेशो वाटर यानी मिल्क रेशो वाटर 4:1 है 4:1 है मिल्क रेशो वाटर 4:1 है। मिल्क रेशो वाटर क्या है मिल्क रेशो वाटर जो है 4:1 है। मिल्क के कितने पार्ट्स हैं मिल्क के पार्ट्स हैं 4 और वाटर के कितने पार्ट्स हैं वाटर के पार्ट्स हैं 1। अगर 8 लीटर्स ऑफ मिल्क है 8 लीटर्स ऑफ मिल्क है 8 लीटर्स ऑफ मिल्क है मिल्क कितना है 8 लीटर्स। मिल्क के पार्ट कितने थे 4। एक पार्ट को एक्स का नाम दे देते हैं रेशो में हमेशा टोटल पार्ट निकाला करें और एक पार्ट को हमेशा एक्स का नाम दिया करें तो इजी हो जाता है 4x 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना था 1 पार्ट था यानी 1x था तो पानी यहाँ पे 2 लीटर है क्योंकि 1x पार्ट है उसका और 4x पार्ट थे मिल्क के कितने पार्ट थे 4x जबकि वाटर के कितने पार्ट थे 1x। Circumference of a circular garden is 88 meters. Find the area of the garden. Calculate the area of the garden. एक सर्कुलर गार्डन है जो कि सर्कल की फॉर्म में सर्कल खराब बना है थोड़ा सा ठीक बनाते हैं। एक सर्कल है ठीक है और सर्कुलर गार्डन का सरकमफेरेंस क्या है ये पूरी बाउंड्री है इसकी ये जो इसकी पूरी बाउंड्री है ठीक है ये जो इसकी पूरी बाउंड्री है जो यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक चलेंगे पूरा इस सर्कल के ऊपर सर्कल की बाउंड्री के ऊपर ठीक है हम लोग चलेंगे सर्कल की इस बाउंड्री के ऊपर चलेंगे तो ये इसका क्या है ये इसका सरकमफेरेंस है ये इसका सरकमफेरेंस है ठीक है तो ये इसका सरकमफेरेंस है सर्कल का। तो सरकमफेरेंस गिवन है कितना गिवन है 2πr हमसे एरिया पूछ रहा है पाई आर स्केयर। सर्कल के दो फॉर्मूला याद रखो सारे काम हो जाएंगे। सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्केयर। सर्कल का रेडियस क्या होता है सर्कल के सेंटर से लेके बाउंड्री तक रेडियस होता है और ये पूरे का पूरा क्या होता है सर्कल के सेंटर से अगर गुजर रहा हो अगर लाइन सर्कल के सेंटर पर से गुजर रही हो तो इसको डायामीटर कहते हैं कंप्लीट लाइन। और कॉर्ड किसे कहते हैं लाइन एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पे तो जाए लेकिन सर्कल के सेंटर से ना गुजरे तो उसको कॉर्ड कहते हैं। डायामीटर के लिए नेसेसरी है कि वो सर्कल के सेंटर पे से लाजमी गुजरेगा। अब सर्कल का सरकमफ्रेंस 88 मीटर्स है 88 मीटर्स है 2 इंटू पाई की वैल्यू ले लो आप 22/7। पहले आर निकालेंगे आर पता होगा तो एरिया में पुट करके एरिया निकाल सकते हैं ना। 2 1 244 आ जाएगा ये 22 1 22 2 7 2 14 आर की वैल्यू आ गई 14। एरिया निकालना है एरिया क्या आएगा 22/7 इंटू आर का स्केयर आ रहा था 14 का स्केयर 14 के स्केयर का मतलब क्या है 14 इंटू 14। सिंप्लीफिकेशन करते हुए ना एकदम कंफ्यूज ना हुआ करो कि जी पहले 14 का स्केयर निकालूंगा भाई 14 इंटू 14 कर लो नीचे 7 है ना दिख रहा है कि वो 7 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 7 2 कैंसिल हो गया 2 14 28 इंटू 2 22 28 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 8 16 का 6 1 कैरी 2 2 4 1 56 2 8 16 का 6 1 कैरी 2 2 4 4 में अगेन 1 56 ऐड कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया मेरे पास। क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कह रहे हैं कि इन सॉल्विंग मैथमेटिक एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है 30 सेकंड में सॉल्व हो जाता है अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। सॉल्विंग एन मैथमेटिक एग्जांपल आयशा बाय मिस्टेक मल्टीप्लाइड बाय 6 इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय 6। अब मिस्टेक उससे क्या हुई है कि आयशा ने क्या किया है कि एक नंबर था लेट से एक्स उसको उसने डिवाइड करवाना था 6 से
लेकिन उसने मल्टीप्लाई करवा दिया 6 से, ठीक है। और उसका आंसर आया है 13 1/5। व्हाट शुड बी डन टू करेक्ट द आंसर ऑफ द एग्जाम्पल टू द एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो रॉन्ग आंसर आया है 13 1/5। पहले तो फ्रैक्शन है, इसको करेक्ट करते हैं। 5 13 65, 65 में 1 ऐड हुआ 66, 66/5 है। अब इसमें 6 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ है, 6 एक्स्ट्रा क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। वो 6 एक्स्ट्रा जो मल्टीप्लाई हुआ है, पहले तो उसको खत्म करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे। दूसरी बात, उसने साथ 6 से डिवाइड करना था जहां पे मल्टीप्लाई करेगी थी, तो उसने 6 से भी डिवाइड करेंगे, अब जाके ये करेक्ट होगा। 6 1 जा 6 एंड ये हो जाएगा 11। ऊपर आ जाएगा 11 1 जा 11, नीचे आ जाएगा 5 6 जा 30, तो 11/30 आंसर बनेगा। नंबर 17 में कह रहा है कि 3 बिजनेस पार्टनर्स शेयर्स हैव प्रॉफिट ऑफ ₹24,000 इन द रेशो ऑफ 5:4:3। 3 बिजनेस पार्टनर हैं जो कि ₹24,000 को शेयर करते हैं, किस रेशो में, 5:4:3 में। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लीज शेयर, सबसे कम जिसको शेयर मिलेगा उसको कितने पैसे मिलेंगे, सवाल में ये पूछ रहा है। अब टोटल अमाउंट यहां पर है 24,000 और किस रेशो में है, 5:4:3। तो रेशो के लिए मैंने आपको बताया हमेशा पहले आप टोटल पार्ट्स ले लिया करो और रेशियोइंग फैक्टर को x ले लिया करो। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4x प्लस 3x। टोटल पार्ट्स ये बन जाएंगे 5x प्लस 4x प्लस 3x। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 24,000 का जो उनके दरमियान में शेयर होगा। तो दिस विल बी 9x इज इक्वल टू 9x और 3x 12x हो जाएगा। 9x, 5 और 4 हो गए, 5 और 4 हो गए 9, और उसमें 3 ऐड हुआ, ये हो गया 12x। ये आ गया यहाँ पे 24,000। 12 1 जा 12 2 जा, x की वैल्यू आ जाएगी 2000। लीज शेयर किसका है, जिसको 3 पार्ट्स मिले हैं ना, 3x जिसका शेयर है, तो 3 इंटू एक्स करेंगे, 3 इंटू 2000 कर लेंगे, 6000 उसका शेयर बन जाएगा। तो लीज शेयर है 6000 रुपए। If the sum of 3 consecutive odd numbers is 51, 3 consecutive odd numbers, odd पे गौर करना है, odd numbers का सम जो है वो 51 है। 3 consecutive odd numbers हैं, आम नंबर नहीं है बल्कि ऑड नंबर है, और उनका सम कितना है, 51 है। उनका सम कितना है, सम है उनका 51। आपने ये बताना है, 3 कंसेक्टिव नंबर्स का सम है 51, आपने ये बताना है कि लार्जेस्ट नंबर उनमें से कौन सा है। तो लार्जेस्ट नंबर उनमें से जो है उसकी वैल्यू क्या है। कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हों या कंसेक्टिव इवन नंबर्स हों, उनमें 2 का फर्क होता है, याद रखना। देखो 2 4 6 8 10, कंसेक्टिव का मतलब क्या है, के बाद एक आने वाले। तो एक इवन नंबर से दूसरे इवन नंबर में जाएं तो 2 ऐड होता है। एक इवन नंबर से दूसरे इवन नंबर में जाएं तो 2 ऐड होता है। एक इवन नंबर से दूसरे इवन नंबर पे जाने के लिए 2 ऐड होता है। सिमिलरली एक ऑड नंबर हो, 1 है, एक ऑड नंबर 3 है, 5 है, 7 है, इनमें भी 2 का ही डिफरेंस होता है, 2 ऐड होता है। तो सवाल पे वापस आते हैं, बेस बना दी, सवाल पे वापस आते हैं। कह रहे 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स का सम है 51। तो पहला नंबर x, उससे अगला नंबर क्या हो जाएगा, x+2, क्योंकि 2 का डिफरेंस होता है। उससे अगला हो जाएगा x+4, क्योंकि 2 ऐड हो रहा है ना, यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है। आंसर आ रहा है 51। बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या है, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 51। 6 को आप राइट साइड पे ले जाओगे, 6 को राइट साइड पे ले जाओगे 45 आ जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 15। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। हमने लार्जेस्ट नंबर बताना है इनमें से। x तो इनमें से सबसे पहला नंबर था, स्मॉलेस्ट था, x+2 उससे बड़ा था और x+4 सबसे बड़ा था, तो x+4 आ जाएगा 15 + 4 इक्वल टू 19। तो 19 आ जाएगा जी यहाँ पर, तो 19 आ जाएगा। तो लार्जेस्ट नंबर है इनमें 19। कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हो, कंसेक्टिव इवन नंबर्स हो, उनके बीच में हमेशा +2 का डिफरेंस होगा। सो द डिफरेंस बिटवीन देम विल ऑलवेज बी ऑफ +2। कंसेक्टिव नंबर्स हो तो फिर 1 का डिफरेंस है।
और या इवन के अलावा सिर्फ वैसे नंबर लिखा हुआ है तो एक नंबर से अगले नंबर पे जाने के लिए क्या ऐड होता है, 1 ऐड होता है। क्वेश्चन 19, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वाई के। एंड एक्स की वैल्यू 6 है जब वाई की वैल्यू 3 है। एक्स की वैल्यू बताओ जब वाई की वैल्यू 5 है। दो बातें आपने याद रखनी है, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इक्वेशन आपने बनानी है एक्स इक्वल टू के वाई, और जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दो क्वांटिटीज, लेट्स से पहली एक्स है दूसरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो एक्स इक्वल टू के बाय वाई बनाना। इनवर्स में क्या होता है, एक बढ़ाओ दूसरा कम होता है, या एक कम करो दूसरा बढ़ता है। डायरेक्ट में क्या होता है, एक इंक्रीज करो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज करोगे तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, एक्स बाय वाई। के की वैल्यू है निकालनी पहले यहाँ पे। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यूं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए तो पहला स्टेप क्या करना है, के की वैल्यू निकालें। सेकंड स्टेप क्या करें, जो अननोन है वो निकालें। और डायरेक्ट के लिए हमेशा इक्वेशन क्या होगी, ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ये इक्वेशन है, और ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ये इक्वेशन है। पहला काम इक्वेशन बनानी है डायरेक्टली की ये, इनवर्सली की ये। सेकंड काम के निकालना है और फिर अननोन निकाल लेना है। तो के क्या आएगा, एक्स 6 है वाई 3 है, तो के क्या आ गया मेरे पास, इस इक्वेशन से के मैंने लैदा किया तो के आ गया 2, के 2 आ गया। अब अननोन निकालते हैं, एक्स है अननोन, कहता है एक्स बताओ जब वाई 5 है। तो इक्वेशन वही रहेगी, अगर डायरेक्टली का है तो डायरेक्टली की हमेशा इक्वेशन एक्स इक्वल टू के वाई ही रहेगी। एक्स निकालना है, के है 2 वाई है 5, 10 आएगा आंसर। एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल की दोनों की इक्वेशन याद रख लो, पहले के निकाल लेना, के बाद आप आंसर निकाल लोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और नीचे है जी 1 प्लस एक्स, जबकि एक्स की वैल्यू 1 गिवन है। एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 1 गिवन है। एक्स की जगह पे मैं क्या ऐड कर लेता हूँ, 1। यहाँ पे 1 आ गया, कहाँ से आया भाई, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। ये आएगा 1/1 प्लस 1/1, नीचे आ जाएगा 1 + 1 2। अब मैथ्स का रूल है, जो चीज नीचे डिवाइड हो रही हो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा। ए बाई बी बाई सी हो तो इसको लिखा जाता है ए सी बाई बी। यही काम मैंने क्या किया यहाँ पे की, इस फ्रैक्शन के साथ की। तो जब ये 2 ऊपर जाएगा तो दिस विल बी 2 1 जा 2, नीचे रह गया 1, 2/1 तो 2 ही रहेगा, 1 + 2 हो जाएगा। 1 + 2 क्या होता है, 3, 1/3 आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या है, 1/3। आंसर क्या है, 1/3 यहाँ पर आंसर है। इजी था ये, तो फ्रैक्शन को देके कंफ्यूज नहीं। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजुअली पूछी जाती है पेपर में, भाई एक्स और वाई की इक्वेशंस हैं, और एक्स और वाई की इक्वेशन जो है वो पूछी जाती हैं कि आप बता दो कि भाई एक्स के लिए और वाई के लिए सॉल्व करके आपने उनकी वैल्यूज बतानी हो। फर्स्ट इक्वेशन है 3x + y इज इक्वल टू 19, तो 3x + y इज इक्वल टू 19 एक इक्वेशन गिवन है। दूसरी इक्वेशन गिवन है x + 3y इज इक्वल टू 1। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन लाजमी आएगा पेपर में इंशाल्लाह। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये दो इक्वेशंस गिवन है, जबकि आपसे वैल्यू इस इक्वेशन की निकालने की कहा जा रही है। तो सब्स्टिट्यूशन से कर लें, एलिमिनेशन से कर लें, चॉइस आपकी। एक्स की वैल्यू आएगी 1 - 3y, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 - 3y। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 - 3y, ये एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पे पुट कर लेंगे, 3 इंटू एक्स की जगह पे आ गया 1 - 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 19। 3 - 9y प्लस वाई इज इक्वल टू 19। 19 में से 3 जाकर माइनस हो जाएगा, 19 - 3 करेंगे 16 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा -8y, कैंसिल, y इज इक्वल टू -2, y आ गया -2। यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 1 - 3 वाई की जगह पे पुट किया -2, एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है, 1 माइनस माइनस प्लस 6, 7 हो जाएगी। एक्स है 7, वाई है -2, हमने निकालना है 2x + 2y। 2x, एक्स की जगह पे 7, 2 इंटू वाई की जगह पे -2, 2 7 जा 14 -4, 10 आ गया।
10 आंसर आ गया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं जनाब 1 से, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 करते करते 100 तक सबको ऐड करना है। तो अरिथमेटिक सीरीज है ये। अरिथमेटिक सीरीज वो होती है जिसमें टर्म्स ऐड होके जनरेट होती हैं। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला यहाँ पर होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। शॉर्टकट फॉर्मूला है इसका, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे 100, n प्लस वन करेंगे 100 प्लस वन करेंगे 101 डिवाइडेड बाई टू करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 50 इंटू 101। तो 101 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 000, 5 1 5, 50 0505, 5050 आंसर आ गया। आंसर क्या आया है? 5050, सम जब भी गए आपको नेचुरल नंबर्स का निकालना, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन 23 पे चलेंगे। क्वेश्चन 23 में है 10 की पावर है -3x इक्वल टू 10 की पावर है -1, x की वैल्यू फाइंड आउट करने का कह रहा है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर वेरिएबल पड़ा हुआ है, सॉरी एक्सपोनेंट में वेरिएबल पड़ा है, न्यूमरेटर बोल दिया मैंने इसको। हमारे पास एक्सपोनेंट में यानी पावर में वेरिएबल पड़ा हुआ है। जब पावर में वेरिएबल या एक्सपोनेंट में वेरिएबल पड़ा हुआ है तो पहले बेसिस का सेम होना जरूरी है, फिर हम बेसिस को कैंसिल करेंगे, एंड बेसिस को कैंसिल करने के बाद हम लोग जो ऊपर हमारे पास गिवन है वेरिएबल्स उनको कंपैरिजन करने के बाद हम उनको सॉल्व कर लेंगे, तो 10 के साथ कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे बेसिस पहले ही सेम है। -3x इक्वल टू -1, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3x इक्वल टू 1 रह जाएगा, x की वैल्यू 1/3 है। तो x की वैल्यू क्या रहेगी? 1/3। अ टैंक 30/20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज 1/5 फुल ऑफ वाटर। एक टैंक है जिसका जिसकी डायमेंशन है 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। बताओ कितना पानी होगा टैंक? तो एक टैंक पहले ड्रॉ कर लेते। एक हमारे पास यूं पानी का टैंक है, ठीक है जी, एक पानी का टैंक है मेरे पास यूं। उस पानी के टैंक के अंदर मेरे पास 1/5 पानी है। 1/5 जो है ना वो फिल्ड है वाटर से, 1/5 फिल्ड है वाटर। या यूं कह लो कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ज्यादा आसान कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर टैंक है लेकिन 3D शेप में है, उसकी डेप्थ भी होनी चाहिए। इसमें जो पानी है वो 1/5 फिल्ड है पानी से, 1/5 फिल्ड है पानी से। पानी से कितना फिल्ड है? 1/5। सो 1/5 फिल्ड है वो पानी से। कितना पानी है? 1/5। बताओ कि उसमें कितना पानी मौजूद है। अब टैंक का वॉल्यूम क्या है? टैंक की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है, उसकी जो विड्थ यानी जो उसकी डेप्थ है, ये पीछे वाली जो उसकी डेप्थ है ये चीज, जो उसकी 20 सेंटीमीटर गिवन है, और हाइट उसकी 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो छोटा सा पानी का टैंक है जिसकी लेंथ है 30, डेप्थ है 20, डेप्थ डी या ब्रेथ डी जो है या विड्थ डी जो है वो है 20, और उसकी हाइट है 10। तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे आएगा? लेंथ इंटू डेप्थ इंटू हाइट। तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा टैंक का 6000 क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि हमने यहाँ पे पानी उसमें है 1/5। तो 1/5 फिल्ड है वो वाटर से, तो 1/5 फिल्ड है वाटर से, तो उसको 1/5 से साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो वॉल्यूम क्या आएगा? 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम आ जाएगा 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम क्या आएगा जी इसका? 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम आ जाएगा। पूरा फील्ड नहीं है भाई, पूरे टैंक का वॉल्यूम था ना 6000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1/5 फील्ड है। जब 1/5 फील्ड है, किसी भी नंबर की एक पोर्शन निकालना हो, वैल्यू निकालना हो, जो पोर्शन या वैल्यू निकालनी है उसको उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, तो 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में हमारे पास एक ग्राउंड है, एक फील्ड है, जिसमें जो उसकी लेंथ है, जो लेंथ है वो विड्थ के डबल है। लेट से विड्थ है x, लेंथ हो जाएगी 2x। पेरीमीटर बताना है फील्ड का, ठीक है, पेरीमीटर बताना है फील्ड का। पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड्स का सम। पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड्स का सम। एक रेक्टेंगल की 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, इस साइड का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का सम। पेरीमीटर सम ऑफ साइड्स है, यूं याद रखेंगे तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्व करना आसान होगा। आप कह रहे हैं एरिया गिवन है 1250 मीटर स्क्वायर, जबकि विड्थ मैंने सपोज किया है x, लेंथ उसका डबल थी तो वो हो जाएगी 2x। लेंथ जब उसका डबल थी तो हो जाएगी 2x। अब यहां पर क्या चीज है? यहां पर क्या चीज है जी? यहां पर ये काम है कि एरिया गिवन था 1250। सो एरिया क्या है? 1250 मीटर स्क्वायर। एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू विड्थ करके रेक्टेंगल का एरिया आता है, ये फॉर्मूला आना चाहिए। लेंथ इंटू विड्थ एरिया होता है, जो कि गिवन है 1250। लेंथ है 2x, विड्थ है x 1250। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1250। 2 के साथ कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 25। एक्स स्क्वायर आ गया 625। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? 625। अब हमें तो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल में, वो निकालना है, तो उसके लिए पहले हमें तो एक्स चाहिए, तभी हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, तभी हम विड्थ भी निकाल सकते हैं। तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। रूट लेने पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर था यहाँ पे एक्स आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 625। जब अंडर रूट ऑफ 625 मैं करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू जो है वो 25 आ जाएगी। सो एक्स की वैल्यू मेरे पास 25 आ गई है। अब मैं यहाँ पे प्लग इन कर लेता हूँ। देखो लेंथ जो थी वो 2 टाइम्स ऑफ एक्स थी ना, 2 टाइम्स ऑफ एक्स थी। तो x की वैल्यू 25 आई है, 2 इंटू 25 कर लेंगे। 2 इंटू 25 करने पे यह आ जाएगा 50, लेंथ आ जाएगी 50, एंड विड्थ जो थी वो x थी, वो तो आई ही 25 है, वो डायरेक्टली जो है वो 25 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में यहाँ पे क्या करूंगा कि पेरीमीटर जो है उसके फॉर्मूला में, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के फॉर्मूला में मैं प्लग इन कर दूंगा लेंथ और विड्थ की वैल्यू को। सो पेरीमीटर होता है ट्वाइस द लेंथ प्लस विड्थ। तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या होती है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होती है। तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 लेंथ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50, विड्थ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25। तो 50 प्लस 25 इज 75, 2 इंटू 75 आ जाएगा, एंड 2 इंटू 75 क्या आ जाएगा मेरे पास? 150 मीटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सो 150 मीटर जो है वो यहाँ पर क्या है कि इसका पेरीमीटर बनता है। सो 150 मीटर जो है वो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। राइट जी। तो इस तरह से आप पेरीमीटर वाले को सॉल्व कर लेंगे। ये और स्क्वायर के लिए 4 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4x। उसमें हर साइड x होती है बराबर। तो ये फॉर्मूला याद रखें, पेरीमीटर्स का मसला हल हो जाएगा। खाम खा में पेरीमीटर्स को लेके आप लोगों को कंफ्यूजन रहती है। अच्छा जी, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, जबकि x माइनस 1 बाय एक्स गिवन है जी 3। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का ओपन होगा, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 बाय एक्स का स्क्वायर, माइनस 2 ए एक्स है, बी यहाँ पे 1 बाय एक्स है, और यहाँ पे ये स्क्वायर था, मैं क्यूब लेके आऊँ, दोनों तरफ स्क्वायर लिया था। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 था, एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 9 आ गया, माइनस 2 राइट साइड पे चला जाएगा, 11 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू 11 आ गई। ये प्लस के साथ भी फॉर्मूला आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो फिर वहां पे ए प्लस बी होल स्क्वायर ऐड करना। जब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। ठीक है जी। Like, comment, and subscribe.